हाथ जोड़ कर खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ, पूरी कर दे मुरादे एक बार मेरी माँ। तेरी कंजक बिठाऊं, पूरी हलवा खिलाऊं, तुझे भोग लगाऊं, लाल चुनरी चढ़ाऊं। भजन गाते गाते व्रत भूखी बांझ बहू दुर्गा की आंखें डबडबा जाती हैं। तभी हलवे की खुशबू सूंघते हुए उसकी कंजूस सास सौदामिनी आ जाती है। मैं तो सोच रही थी कि पड़ोसियों के घर में घी में पूरी पकवान छाने जा रहे हैं। क्यों री मेरी बांझ बहू, मेरे घर में क्या तेरे बाप ने घी का भंडार भरवा रखा है जो चुरा कर हलवा बना रही है? माँ मेरे बाल, माँ जी मैंने चोरी नहीं की। मेरी माता पार्वती की कसम, आज मेरा संतान प्राप्ति का व्रत है। पंडित जी ने कहा था घी के पकवान खाते, मगर मैंने घी के पकवान नहीं बनाया, बस आटे का हलवा बना रही थी, इसलिए थोड़ा सा घी लिया था। चोर की दाढ़ी में तिनका व्रत तो एक ढोंग है। तेरी चटोरी जीभ को घी में चुपड़ा हलवा तो हड़पना था। आग बबूला होकर अत्याचारी सौदामिनी अपनी बहू का हाथ जला देती है। हाय हाय, हे राम जी, सौदामिनी ऊपर वाले से खौफ खाओ, अपनी लक्ष्मी जैसी बहू पर क्यों कसाई की तरह जुल्म कर रही हो? ज्यादा तुझे मुझे ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है कौशल्या बहन। तुम्हारा घर तो पोते पोतियों से हरा भरा है, कर्म तो मेरे फूटे हैं जो इस जैसी बांझ को ब्याह कर ले आई। पोते का मुंह दिखाना तो दूर, इसके सूखे कोख से एक पोती भी पैदा नहीं हुई। हर बार ही सौदामिनी दुर्गा को बांझ होने का ताना कसती थी। दुर्गा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे। बच्चा ना होने के चलते पति के मन में खटास पड़ चुकी थी और सौदामिनी उसे फूटी आंख भी पसंद नहीं करती थी। पड़ोसनों की भीड़ जमाने के चलते उस वक्त तो वो दुर्गा को छोड़ देती है, मगर रात को खाना खाते वक्त रमेश प्लेट छीन लेता है। क्या हुआ जी, आपने थाली क्यों छीन ली? मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया है, रोटी दे दीजिए। मुफ्त का खाना खा खाकर बहुत ही ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तुझको, आज तेरी चर्बी उतारनी पड़ेगी। रमेश बेल्ट से दुर्गा को बेरहमी से मारने लगता है। माँ! मार रमेश और मार इस बांझ को, आज इसकी खाल खींच ले, मार डाल इसको आंगन में, गौड़ देंगे तुझे कुंवारा बताकर मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। रमेश दुर्गा को मारकर अधमरा कर देता है। वह पीड़ा में बहुत ससकती है। क्यों माँ पार्वती, क्या मुझ बांझ के भाग्य में गर्भ का फल नहीं लिखा है? आंसुओं से बिछौना भिगोते हुए उसकी आंख लग जाती है। तभी तेज चमक के बीच माता पार्वती को देखती है। जागो दुर्गा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। पार्वती माँ, आज मुझ बांझ का जीवन तर गया आपके दर्शन पाकर। दुर्गा, तुम इन दरिद्र माँ बेटे के नरक जैसे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें बहुत सी बेटियों की धन्य माता बनाऊंगी, यही मेरा वरदान है। तभी दुर्गा का सपना टूट जाता है। सुबह के 4 बजे के पहर का सपना तो सच होता है। मेरी माता ने वरदान दिया है, वो सही होगा। दुर्गा टूटे मन से ससुराल को त्याग कर निकल जाती है। सुबह से दोपहर की तपतपाती धूप छा जाती है। जमीन तो अंगारों की तरह सुलग रही है, गला भी सूख रहा है। तभी एक कूड़ेदान के सामने ठंडे पानी का प्याऊ दिखता है। रहने खाने का तो कोई ठिकाना नहीं है, पानी पीकर पेट भर लेती हूँ। कितना मीठा पानी है, अमृत की तरह। ये इतना छटपटाकर किसका बच्चा रो रहा है? तभी दुर्गा कचरादान में 2, 3, 12, 15 साल की लड़कियों को कूड़ा बीनते देखती है। कड़ी धूप में उनकी 2 छोटी दूध वाली बहन बिलख रही थी। दुर्गा दोनों को सीने से लगा लेती है। नहीं मेरी बच्ची, रोते नहीं है। दीदी, वो देखो आंटी ने मुनिया चुनिया को उठा लिया है। आंटी, हमारी बहनों को हमें दे दो। बेटी देखो, तुम्हारी बहनों की धूप में सुलाने के चलते छाले पड़ गए हैं। तुम इतनी गर्मी में कूड़ा बीन रही हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? घर का पता पूछने पर निशा पूजा रो पड़ती है। माँ तो मर गई है, पर पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और हमें घर से निकाल दिया। हम अनाथ हैं, हमारा कोई भी नहीं है। बच्चियों के आंसू देखकर बांझ दुर्गा का कलेजा फट जाता है। आज से तुम सब अनाथ नहीं हो, मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। भीषण गर्मी में दुर्गा 5 को लेकर दर दर भटकती हुई एक घने जंगल में पहुंच जाती है। बेटियों, इतनी भीषण गर्मी में बिना घर के हम कैसे रहेंगे? बिना पैसों के कोई किराए पर कमरा भी नहीं देगा। तभी जंगल में छाई हरियाली और जीव जंतु का पेड़ के नीचे सोए देखकर पूजा निशा का जुगाड़ू दिमाग चलता है।
माँ देखो इस जंगल में कितने घने मोटे ताजा तने वाले पेड़ हैं और कितनी हरी हरी घास भी है। हम इसकी सहायता से अपना जुगाड़ घर बना लेंगे। हाँ, वैसे भी गर्मी के मौसम में घास के घर ठंडक प्रदान करते हैं। फिर दुर्गा अपनी 2 बेटियों को घास पर लिटाकर बाकी 3 जुगाड़ू बेटियों के साथ घर की तैयारी में लगती है। एक लकड़ी कटवाती है तो 2 घास नोचती हैं और सब मिलकर घर बनाते हैं कि अगले दिन, मेरी बेटियों तुम अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। तभी पूजा लिपट कर रोते हुए, माँ मैं छोड़कर मत जाओ ना। मेरी दुलारी बेटी, अगर मैं जाऊंगी नहीं तो तुम 5 का पेट कैसे भरवाऊंगी। कड़ी गर्मी में दुर्गा भूखी प्यासी कई जगह काम मांगती है, लेकिन उसके गंदे कपड़े देखकर दुत्कार कर लोग उसे भगा देते हैं। आखिर में वो एक ढाबे पर जाती है जहाँ लोग बैठकर खा पी रहे थे और 10 बहनें काम कर रही थी। मालिक मक्खन लाल पैसे की गल्ले पर बैठा था। अरे मक्खन लाल जी, एक बड़ा गिलास छाछ का मंगवा दीजिए, कितनी देर हो गई बोले हुए। जी जी, बस अभी लाया। खुंदक खाते हुए माखन लाल अंदर जाकर बबीता और उसकी बहन पर भड़क जाता है। अनीता, कंचन, गोपी, मैंने शिकंजी तैयार कर दी है, जाकर खाने वाले को दे दो। जी दीदी। अरे तुम 10 जनों को इतनी खुराक खिलाने का क्या फायदा, इतनी सुस्त मुर्गी की तरह काम कर रही हो। छाछ बना कि नहीं? बस बनने वाला है सेठ। गुंजन, मैं छाछ मिलोती हूँ, तुम गिलास में डालो। जी दीदी। तभी दुर्गा आ जाती है। नमस्कार सेठ जी, कोई काम मिलेगा क्या? कोई काम नहीं है, चलो फूटो यहाँ से। सेठ जी, मैं बर्तन भी मांज लूंगी, जो ठीक लगे पगार दे देना। लालची माखन लाल दुर्गा की लाचारी देखकर काम पर रख लेता है। 2-4 दिनों में उसे 10 लड़कियों से गहरा लगाव सा हो जाता है। आंटी, आप इतनी धूप में अकेले बर्तन क्यों मांज रही हो? हमें बुला लेती। नहीं बेटी, मैं मांज लूंगी, रहने दो। आंटी आप मांज लीजिए, मैं और गुंजन दीदी खंगाल देते हैं। तभी माखन लाल आकर गोपी गुंजन पर राशन पानी लेकर चढ़ जाता है। तुम दोनों छोकरी कस्टमर को खाना परोसना छोड़कर यहाँ बर्तन मंजवा रही हो, तो इसे झक मारने के लिए थोड़े रखा है। मैं तुम्हें हराम में नहीं खिलाता हूँ। सेठ, सारा दिन हम गर्मी में काम करते हैं, तब जाकर रात में बाकी का बचा कुचा जूठा खाना देते हैं आप। गोपी के जवाब देने पर माखन लाल को मिर्ची लग जाती है। मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, जिसका खाना उसको आंखें दिखाना। चलो निकल जाओ मेरे ढाबे पर से। सेठ, भगवान के लिए हमारे पेट पर लात मत मारिए, हमें काम से मत निकालिए। उनके गिड़गिड़ाने के बावजूद माखन लाल तरस नहीं खाता और धक्का मार कर निकाल देता है। खुददारी के चलते दुर्गा भी काम छोड़ देती है। सेठ, अब मुझे भी आपके ढाबे पर काम नहीं करना, और आज के बाद ये अनाथ नहीं, मेरी बेटियां हैं, मैं इन्हें पाल पोस लूंगी। दुर्गा उन 11 बहनों को अपने जंगल वाले घर में ले आती है और थोड़े से राशन में सबके लिए खिचड़ी पकाकर परोसती है। मेरे पास तुम सबको खिलाने के लिए कोई पकवान तो नहीं, बस ये खिचड़ी, खा लो। माँ, ये खिचड़ी भी पकवानों से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है, क्योंकि इसमें हमारी माँ का प्यार भरा है। अपनी 16 बेटियों के दिल में स्नेह देखकर दुर्गा के दिल से बांझ होने का बोझ खत्म हो जाता है। अगले दिन जुगाड़ू बेटियां जाग कर जंगल से संसाधन जुटाती हैं। कोई लकड़ी काटती है, कोई सूखे पत्ते चुनकर लाती है। बबीता दीदी, अनीता दीदी, देखो मुझे क्या मिला, कच्चा आम। हम इसका अचार बनाकर बाजार में बेच सकते हैं। गर्मी के सीजन में तो हर कोई अचार खाता है। बाकी हम थोड़ा आम का आम पन्ना बनाकर बेचेंगे। शिकंजी वगैरह भी गर्मी में पेय पदार्थ का काम अच्छा चलता है। इस तरह दुर्गा की 16 बेटियों में से कुछ जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचती हैं, तो कुछ कच्चे पक्के आम पन्ना, तो कोई कच्चा आम, तो कोई आम का अचार बनाकर बेचती हैं। देखते देखते वो अपने करीब माँ के जीवन के सुख कष्ट दूर करके उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देती हैं। अब तो स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं। मैं तो आज ही घर जाकर बोलूंगा समर वेकेशन के लिए। वैसे तो हम हर साल समर वेकेशन पर जाते हैं, तुम कहाँ जाओगे? वैसे हम भी जाते हैं, पर ये तो घर जाकर ही पता चलेगा कि इस बार हम कहाँ जा रहे हैं। अपने दोस्तों को दिखाने के लिए गोलू और बबीता झूठ बोलते हैं और घर आकर समर वेकेशन की जिद करते हैं। आपको पता है राजू और पिंकी समर वेकेशन के लिए हिल स्टेशन जा रहे हैं। हमें भी कहीं ले चलो ना, 2 महीने की छुट्टियां पड़ी हैं। बहुत सुन रही है अपने बच्चों की जिद। तो क्या हो गया माँ, अगर बच्चे कहीं जाना चाहते हैं तो बच्चों, इस बार हम भी बाहर जाएंगे। पर घर में सिर्फ 5,000 रुपए रखे हैं, इतने कम पैसों से पूरा 1 महीना निकालें या बच्चों को समर वेकेशन ले जाएं? 5,000 बहुत है। जब बच्चों को ये पता चलता है कि वो समर वेकेशन पर कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो वो इस बारे में राजू और पिंकी को बताते हैं। तो वहीं रवि अपने घर वालों से बोलता है, बहुत टाइम हो गया तुम अपने मायके नहीं गई, बच्चों को लेकर मायके चली जाओ, इसी बहाने बच्चों का समर वेकेशन भी मन जाएगा। बच्चे इतने दिनों बाद अपनी नानी के घर जाएंगे तो उन्हें नए कपड़े भी चाहिए होंगे। वो तो अभी से ही प्लानिंग कर रहे हैं कपड़ों की।
कोई बात नहीं काजल, कल मंगल बाजार है, परसों हमें जाना ही है। इतनी जल्दी तुम दोनों ननन भाभी उनके लिए कपड़े नहीं बना पाओगे। मैं कल मंगल बाजार से ही बच्चों के लिए सस्ते कपड़े ले लूंगी। शांति अपने पोता पोती को नए कपड़े दिलाने के लिए अपने बचाए हुए पैसे निकालती है और अगले दिन मंगल बाजार की सेल से सस्ते कपड़े लेती है। माँ जी देखिए ना, ये शर्ट और कुर्ता 150 का मिल रहा है। गोलू के लिए ले लेती हूँ और पिंकी के लिए ये सिंपल सा लहंगा और फ्रॉक ले लेती हूँ। हाँ बहू, ये सही रहेगा। शांति और पूजा पैसे बचाते हुए अपने बच्चों के लिए बाजार से कपड़े लेते हैं, तो वहीं अमीर, राजू और पिंकी अपनी फैमिली के साथ मॉल में कपड़े लेने जाते हैं। माँ, हम पहाड़ों पर जा रही हैं, वहाँ के लिए ये वाले जूते अच्छे नहीं लगेंगे और मुझे मिनी स्कर्ट चाहिए। पापा मुझे नए जूते के साथ चश्मा भी दिला दो ना। ठीक है बेटा, भैया मेरे बच्चों को जो पसंद है वो सब पैक कर दो। रवि सारा सामान लेकर क्रेडिट कार्ड से 30,000 रुपए का बिल पे करके मॉल से बाहर जाता है। शॉपिंग करके कितना अच्छा लग रहा है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हम 30,000 रुपए की शॉपिंग कर लेंगे। 30,000 की शॉपिंग करके पूरा परिवार गाड़ी से उतरता है तो देखता है कि शांति और पूजा को जो हाथों में कपड़े लिए आ रही थी। अरे बहन, तुमने अपने बच्चों के लिए बाजार से कपड़े लिए हैं। तुम लोग भी इस बार कहीं जा रही हो क्या? हाँ आशा, बच्चों की 2 महीने की गर्मियों की छुट्टी पड़ी है तो सोचा उनके ननिहाल चले जाए, इसी बहाने उनका घूमना भी हो जाएगा। क्या पूजा, पहली बार बच्चों के लिए खुद से कपड़े ना बनाकर खरीद रही हो और उसमें भी इतनी कंजूसी। हमने तो पूरी 30,000 रुपए की शॉपिंग करी है। भाभी घर चलते हैं, अभी बहुत सारी पैकिंग करनी बाकी है। हम हिल स्टेशन पर जा रहे हैं, किसी के घर नहीं। इतना बोल वो लोग वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों फैमिली जाने की तैयारी करती हैं। जहां गरीब पूजा अपने परिवार के साथ अपने मायके जाती है तो वहीं राजू और पिंकी पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। बच्चों, मजा तो आ रहा है। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। पापा, इसके बाद हम भी घोड़े की सवारी करेंगे। जहां अमीर परिवार महंगे कपड़े, जूते, सनग्लासेस लगाकर पहाड़ों की चढ़ाई कर रहा होता है तो वहीं गरीब परिवार अपने ननिहाल में आकर कूलर में बैठा होता है। पापा ने हमें बेवकूफ बनाया। नानी, आप ही हमें कहीं बाहर घुमाने ले चलो ना। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्यों नहीं, पहले खाना खा लो फिर मैं तुम्हें घुमा के लाती हूँ। बबीता की नानी दोनों बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती है, जिसके बाद बबीता माँ का लाया हुआ लहंगा और गोलू शर्ट पैंट पहनकर मंदिर जाते हैं। वाह माँ, नानी, ये मंदिर तो बहुत सुंदर है। इस मंदिर में कान्हा जी की मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। बुआ, हमारी फोटो खींचो कान्हा जी के साथ। काजल दोनों बच्चों की फोटो खींचती है और फिर सब लोग दर्शन करके नानी के घर वापस आते हैं। माँ, बच्चों को मंदिर घुमाने में आपका काफी पैसा खर्च हो गया होगा, ये कुछ पैसे रख लीजिए। अरे ये मेरे भी बच्चे हैं, अपने पैसे अपने पास रख। इस तरह गरीब परिवार बच्चों के कपड़े, आने जाने के खर्चे मिलाकर 2000 में अपनी पहली समर वेकेशन ट्रिप पूरी करता है। तो वहीं घर जाकर अमीर परिवार एसी में बैठ पैसों का हिसाब किताब करता है। भले ही 60-70 हजार रुपए खर्च हो गए हों, पर घूमने में मजा बहुत आया। बच्चे खुश हो गए, अब क्या ही चाहिए। अमीर परिवार बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर काफी खुश होता है। समय बीतता है और 1 हफ्ते बाद अमित को कंपनी की तरफ से फैमिली ट्रिप का ऑफर मिलता है। ये लो, एक और समर वेकेशन ट्रिप करने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार कंपनी की तरफ से ऑफर मिला है गोवा घूमने का। अब मैं अपने बच्चों को बीच घुमा कर लाऊंगा। क्या गोवा? माँ, बीच के लिए तो अलग कॉस्ट्यूम आती है। अभी मॉल चलो शॉपिंग करने। गोवा ट्रिप की बात सुनकर दोनों बच्चे काफी खुश होते हैं और गोलू बबीता से मिलने बाहर जाते हैं। तुम्हें पता है हम गोवा ट्रिप पर जाने वाले हैं। पापा ने बोला है वो हमें समुद्र के किनारे ले जाएंगे, बीच दिखाएंगे। हम तो शाम को जा रहे हैं शॉपिंग करने। इतना बोलकर राजू और पिंकी अपने घर चले जाते हैं। जब इस बारे में दोनों बच्चों को पता चलता है तो वो दोनों अपने घर में जाकर एक और ट्रिप पर जाने की जिद करते हैं। आपको पता है पिंकी और राजू 10 दिन पहले ही हिल स्टेशन से होकर आए हैं और आप हमें नानी के घर लेकर चले गए। पर इस बार हमें कहीं बाहर जाना है, कहीं भी पास में ले चलो, बस बाहर ले चलो। हमें भी इस बार अच्छे कपड़े पहनकर बहुत एंजॉय करना है। अगर इस बार बहुत अच्छे कपड़े पहनकर कहीं जाना है तो अपनी माँ और बुआ से बोलो, उन्हें आती है सिलाई। अगर मेरे बच्चे इतना जिद कर रहे हैं तो मैंने इस महीने जो सेविंग करी है उससे मैं अपने बच्चों को गंगा आरती दिखाने ले जाऊंगा, जो हमारे शहर में है। बिल्कुल बनारस जैसी गंगा आरती होती है वहाँ। इसका मतलब हम अपने ही शहर में बैठे बैठे बनारस की गंगा आरती देख लेंगे। माँ, तुम तो मेरे लिए कोई बढ़िया सा सूट सिलना।
गंगा आरती का नाम सुनकर दोनों बच्चे काफी खुश होते हैं और वो भी बाहर जाकर राजू पिंकी से कहते हैं, तुम्हें बीच पर जाना है, तुम जाओ, पर हम तो गंगा आरती देखने जाएंगे, वो भी रात की। इतना बोल बबीता घर में आती है तो वहीं पूजा अपनी नंद के साथ बाजार जाती है और वहां से कुछ सस्ते कपड़े लेकर घर आती है। काजल, पूरी 200 का कपड़ा है, खराब मत करना। मैं इस कपड़े से बबीता के लिए एक प्यारा सा सूट सलवार बना देती हूँ और तुम इस कपड़े से कुर्ता बना लेना। पाजामा का कपड़ा रात को रवि लेकर आएंगे। इस तरह दोनों नंद भाभी रात भर बैठकर बच्चों के लिए कपड़े बनाती हैं। जहां अगले दिन आरती अपनी पूरी फैमिली के साथ गाड़ी बुक करके एयरपोर्ट जाती है, फिर बाय एरोप्लेन गोवा जाती है, तो वहीं पूजा और उसका पूरा परिवार अपने ही शहर में रात को गंगा आरती देखने जाते हैं, जहां बबीता ने सूट पहना था और गोलू ने कुर्ता। कितना मजा आ रहा है गंगा आरती देखने में। वह मेरी एक फोटो लो ना, मैं पिंकी को दिखाऊंगी। हाँ बच्चों, क्यों नहीं, इधर खड़े हो जाओ पंडित जी के पास। इस तरह काजल न सिर्फ दोनों बच्चों की गंगा आरती के समय की फोटो लेती है, बल्कि पूरे परिवार के साथ में फोटो लेती है। उसके बाद फिर सभी ठेले से बाहर खाना खाते हैं। उसके बाद दोनों बच्चे अपने लिए खिलौने लेते हैं और घर आते हैं, जहां सोते हुए रवि पूजा से कहता है, बच्चे कितने खुश थे ना आज, पर इन सब में भी 2500 रुपए खर्च हो गए। पर कोई बात नहीं, साल में इतने पैसे तो मैं अपने बच्चों पर खर्च कर ही सकता हूँ। वो सब तो ठीक है, बस इस महीने का बजट ना हिले। जहां 2500 खर्च करके रवि अपने पूरे परिवार के साथ गंगा आरती और समर वेकेशन को एंजॉय करता है, तो वहीं पूरा अमीर परिवार गोवा जाकर बीच वाले कॉस्ट्यूम पहनकर एंजॉय करते हैं। मैं तो थक गई करिश्मा, चल वहाँ बैठते हैं। चलो माँ। बच्चों आ जाओ, पानी में खड़े होकर फोटो लेते हैं। और मेरी इस ड्रेस में बहुत सारी फोटो हो गई है, मैं दूसरी ड्रेस पहन कर आती हूँ। पिंकी तुरंत अपनी दूसरी ड्रेस पहनकर आती है और पूरा परिवार फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाता है, जिसके बाद सब समंदर में बोटिंग करने के लिए जाते हैं और खूब मजे करके समुद्र पर डिनर करते हैं। इस बार तो 1 लाख से ज्यादा पैसे खर्च हो गए होंगे। तो क्या हुआ, तुम्हारा पति कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करता और तुम पैसे की टेंशन क्यों लेती हो? ये कंपनी की ही तरफ से था। जहां एक तरफ गरीब परिवार एक बार एक पैसे बचाकर अपने बच्चों को खुशियां दे रहे, तो वहीं अमीर परिवार ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करके एक अच्छी समर वेकेशन एंजॉय करता है। समय गुजरता है और एक दिन, माँ कुछ दिन में स्कूल खुल जाएंगे। आपको पता है इस वक्त सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ वाटर पार्क जाते हैं, हमें भी वाटर पार्क लेकर चलो ना। बच्चों, अब इतने पैसे नहीं कि तुम्हारे नए कपड़े लाकर घुमाने ले जा सके। माँ जी, बच्चे वाटर पार्क जाना चाहते हैं। पास में एक और वाटर पार्क है, वहाँ की टिकट बहुत कम है और वहाँ हम घर के कपड़े पहनकर भी जा सकते हैं। इस बार पूजा अपने बच्चों को खुश करने के लिए अपना गुल्लक फोड़ देती है, जिसमें से 2000 रुपए निकलते हैं। इसमें से 1500 की टिकट करके 500 रुपए में कपड़े लाकर बबीता के लिए सुंदर सी फ्रॉक और गोलू के लिए प्रिंटेड शर्ट निक्कर बनाती है, जिन्हें पहन बच्चे पानी में काफी एंजॉय करते हैं। 2 बड़ी राइड थी जिनमें फिसल कर वो नीचे आ रहे थे, वहीं नंद उनकी मस्ती करती हुई तस्वीरें ले रही थी। फिर वो पानी में तैरते तो कभी फव्वारे में डांस करते। और इस बारे में जब अमीर फैमिली को पता चलता है तो इस बार अमीर के बच्चे जिद करते हैं, माँ बबीता गोलू तो हमसे गरीब है, पर फिर भी वो वाटर पार्क चले गए और हम नहीं जा पाए, हमें भी वाटर पार्क जाना है। माँ बाप कितने भी गरीब क्यों ना हो, पर अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब जब बच्चे जिद कर रहे हैं वाटर पार्क की, तो चलते हैं वाटर पार्क, वैसे भी स्कूल खुलने वाले हैं। इस तरह आरती भी अपनी पूरी फैमिली के साथ महंगे वाले वाटर पार्क में जाती हैं, जहां बड़े स्लाइड्स होते हैं और अंदर से ही खाना और वाटर पार्क के लिए कपड़े दिए गए थे। बच्चे काफी एंजॉय करते हैं और स्कूल खुलने से एक दिन पहले सभी बच्चे बैठकर एक दूसरे को अपने समर वेकेशन की फोटो दिखाते हैं और काफी खुश होते हैं।